हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ्स। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू कंप्लीट सिलेबस विद इन 26 डे। 26 डेज के अंदर आप लोग अपना सिलेबस मतलब 13 चैप्टर्स जो है वो किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। चैप्टर के साथ साथ किस तरीके से सैम्पल पेपर भी सॉल्व करें और साथ ही साथ में जो है अपने खुद से एक सैम्पल पेपर तो आप खुद से सॉल्व कर पाएंगे। किस तरीके से 26 डेज के अंदर कंप्लीट होगा वो बताती हूँ मैं। देखिए 26 डेज के अंदर आपका सिलेबस और साथ ही साथ में आपकी पूरी प्रैक्टिस किस तरीके से कंप्लीट हो सके बोर्ड एग्जाम के लिए। जिस पैटर्न से मैं पढ़ा रही हूँ अगर उसी पैटर्न में आप फॉलो करेंगे तो आप 80+ मार्क्स 101%, 80 से अबाउ ही आप लोग गेन करेंगे। 80 से लेस देन तो आप बिल्कुल गेन नहीं करेंगे। जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ सिर्फ 26 दिन के अंदर आप लोग अपना पूरा बोर्ड का सिलेबस किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। देखिए मैं समझा रही हूँ उसी तरीके से आपको पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शंस आपका एक दिन के अंदर वो चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। 2 घंटे का टाइम दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा। किस तरीके से कंप्लीट होगा वो सुन लीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन जो है हर एक चैप्टर की मैंने समरी पूरी अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की है कि किस चैप्टर में आपको कितना पढ़ना है। अगर आप लोग पूरा पढ़ने बैठेंगे तब तो आप 4 दिन में भी नहीं कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप लोग सबसे बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे तो आप लोगों का जो सिलेबस है रिलेशन एंड फंक्शन का वो एक दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे के अंदर। देखिए मैंने जो समरी लिखवाई है उसमें मैंने लिखा रखा है कि आप लोग को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जो जो आपको पढ़ना है उसी टॉपिक के लिए ध्यान दीजिएगा। बाकी क्वेश्चंस, बाकी सिलेबस या बाकी कोई भी चीज़ को ध्यान देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग को 26 डेज के अंदर 80+ स्कोर करना है, तो जिस तरीके से मैं समझा रही हूँ वही तरीका आप लोग यूज़ कीजिए। रिलेशन एंड फंक्शन में सबसे पहली बात अगर हम रिलेशन की करते हैं तो रिलेशन में जो है जर्नली क्वेश्चंस आते हैं आपको सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव डिराइव करने के लिए कि इसको प्रूफ करके बताइए। तो आप लोग को रिलेशन समझना है और रिलेशन के तीनों टाइप समझने कि वो किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, इन तीनों टाइप्स के एक एक क्वेश्चन कर लीजिए, इनफ है। फिर अब यहाँ पे फंक्शन की बात आती है तो फंक्शन क्या होता है। फंक्शन में 1 1 और ऑन टू किस तरीके से प्रूफ किया जाता है, बाइजेक्टिव किसे कहते हैं, और फंक्शन का इन्वर्स किस तरीके से निकाला जाता है। ये 4 से 5 चीज़ें जो है इस चैप्टर में है। इन चीज़ों को समझिए और इससे रिलेटेड 1 से 2 1 1 एंड ऑन टू जो हमारा टॉपिक है उसमें से मिनिममली आप लोग 2 2 क्वेश्चन कर लीजिए। और रिलेशन वाली जो टॉपिक है उसमें से जो हमारे 3 टाइप्स हैं सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, इन तीनों टाइप के एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा। और फंक्शन के जो है 1 1 और ऑन टू के 2 क्वेश्चन करने हैं और बाइजेक्टिव और एफ इनवर्स के भी हमारे को एक एक या 2 2 क्वेश्चन करने हैं। इतना आप लोग कर लेंगे तो आपका जो रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर है वो कम्प्लीटली डन हो जाएगा। बट आप लोग को ये जो फंक्शंस वगैरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ध्यान से पढ़नी है। तो आप लोग जो 2 से 2.5 घंटे आप लोग इस चैप्टर के लिए दीजिएगा उसमें ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको वो अपने एक्टिव टाइम पे इस चीज़ को पढ़ना है। एक्टिव टाइम मीन्स जिस टाइम पे आप सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करके पढ़ सकते हैं। सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट करके जब आप पढ़ सकते हैं तभी आप लोग को रिलेशन एंड फंक्शन को या मैथ्स के चैप्टर्स को पढ़ना है। बिकॉज अब आपको सिलेबस कंप्लीट करना है तो आप लोगों का दिमाग जो है वो इधर उधर डायरेक्शन में बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ जो हमारा चैप्टर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में ही आप लोग सोचें और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को ही कंप्लीट करें। बिकॉज मैथ्स में इधर उधर की चीज़ें सोचने के साथ साथ अगर पढ़ेंगे आप तो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। अदर सिलेबस की टेंशन जो है वो एक साथ एक चैप्टर में नहीं देनी है। हर एक चैप्टर का अलग से टाइम टेबल बनाइए। मैथ्स चैप्टर किस मतलब मैथ्स के चैप्टर्स, मैथ्स जो है किस तरीके से पढ़ी जाती है उसका मैंने एक सेपरेट टाइम टेबल बना के दिया है। 101% वो 90+ अबाउ कराता है अगर आप उस पैटर्न में पढ़ते हैं। बट वो पैटर्न जो है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रखी है। आप लोगों ने प्रिपरेशन नहीं करी है कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से अगर मैं बता रही हूँ तो 80+ आप लोग 101% स्कोर करेंगे अगर आप उसी पैटर्न में पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो इसीलिए सबसे मेन जो है हर एक चैप्टर की समरी मैंने लिखवाई है। अभी तो मैंने पार्ट 1 की समरी लिखवाई है, मतलब 1 से 5 चैप्टर तक की पूरी समरी मैंने कंप्लीटली लिखवा रखी है और अपलोड कर रखी है। तो आप लोग वो वीडियो जाके देखिएगा, उसके बाद ही यहाँ पे समझिएगा बिकॉज वो काफ़ी हेल्पफुल है आप लोगों के लिए। एंड सेकेंड चीज़ ये कि बाकी समरी जो है वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मैं लिखवा दूंगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। बट फिलहाल आप इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। जितने मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, समरी बता दी है, उतने आप लोग कम से कम कंप्लीट रखें। उस जब तक आप लोग ये 4 से 5 चैप्टर कंप्लीट करेंगे जब तक मैं नेक्स्ट समरी आ चुकी होगी, साथ ही साथ में एक सैम्पल पेपर भी मैं तब तक अपलोड कर दूंगी। तो रिलेशन एंड फंक्शंस में किस तरीके से पढ़ना है ये आपको समझ में आ गया। सेकंड देखिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो है आपको एक दिन लगेगा पर आपको 3 घंटे का टाइम देना है।
3 घंटे के टाइम में आपको रिलैक्स टाइम अपने हिसाब से सेट कर लेना है, 10 मिनट का या 15 मिनट का, पर 3 घंटे का टाइम आप लोग कंप्लीट दीजिए इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले जो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है वो 2.1, उसमें पूरा का पूरा जो है हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है आपको टेबल याद होनी चाहिए, तो सबसे पहले आप लोग टेबल याद कर लीजिएगा। टेबल याद करने के बाद आप उसमें से 2 से 3 क्वेश्चन कर लीजिए, उससे ज़्यादा सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन कर लीजिए, आप लोग को वैसे ही क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब 2.1 में से आपको समझ में आ गया आपको क्या पढ़ना है। 2.2 में देखिए, 2.2 में जो है हमारा फंक्शन से रिलेटेड ही है, टेबल भी उसमें इंक्लूडेड है, टेबल से रिलेटेड भी क्वेश्चन है उसमें, और साथ ही साथ में एक्स को पुट करने वाले फंक्शंस के रिलेटेड भी है। तो देखिए एक्स को पुट करने वाले जो फंक्शंस है उसमें सामने वाली साइड जो है वो इन्वर्स में होगी, फंक्शन जो है वो इन्वर्स में लिखा होगा। तो इन्वर्स से अंदर वाली वैल्यू को हमको इस तरीके से सेट करना होगा कि इन्वर्स वाली वैल्यू फंक्शन के साथ हमारी कैंसिल आउट हो जाए और सिर्फ थीटा की वैल्यू बचे। उसी तरीके से हमारे सारे के सारे 2.2 में एक्सरसाइज में सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आप लोग को उसी पैटर्न में 3 से 4 क्वेश्चन कर लेने हैं, जिसके कारण से आपको समझ में आ जाए कि उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अभी आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैम क्या बोल रही है, किस तरीके से पढ़ना है, बट जब आप लोग अपनी खुद से नोट्स बनाएंगे, खुद से पढ़ेंगे जब चैप्टर्स को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किस चीज़ को क्या कह रही थी। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अभी सिर्फ सुन लीजिए, जब आप लोग स्टार्ट करेंगे तो आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा कि मैम किस फंक्शन को, किस चीज़ को किस तरीके से समझा रही थी। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, इसमें यही पैटर्न है। एक तो है हमारा टेबल वाली चीज़, जिसमें टेबल की वैल्यूज़ के हिसाब से हमारे फंक्शंस या क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट होंगे। एंड सेकंड जो चीज़ है वो एक्स की वैल्यू पुट करने वाली है, उसके लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है, जिस जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं उस टाइप के क्वेश्चंस के फॉर्मूले आप लोग याद कर लीजिए, इनफ है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं देंगे वैसे भी। और हाफ एंगल फॉर्मूले जो है वो बच्चों को ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, तो मत याद कीजिए हाफ एंगल, आप लोग जो नॉर्मल फॉर्मूले है वही याद कर लीजिए, वही बहुत बड़ी बात है। बिकॉज एग्जाम में जो है ऑप्शन में रहते हैं क्वेश्चन, तो एक जो रहेगा हाफ एंगल फॉर्मूले से रहेगा, तो एक जो है वो नॉर्मल फॉर्मूले से भी रहेगा। तो आप लोग नॉर्मल फॉर्मूले याद कीजिएगा, हाफ एंगल फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक के मत याद कीजिएगा, बिकॉज बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, इस तरीके से पढ़ेंगे तो 80 से ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं, उतना भी इनफ है, बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हैं 80 भी। ठीक है, सिर्फ 26 दिन के अंदर पढ़ने से, तो इसलिए जिस तरीके से बता रही हूँ उसी तरीके से पढ़ना है। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में तो आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें पढ़नी है, वो मैंने बता दी है। अब इनसे रिलेटेड जो है आपको 2 से 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों एक्सरसाइज से, और टेबल याद करनी है। मेन चीज़ इसमें फॉर्मूले याद करने के लिए मुश्किल होगी, इसलिए मैंने आपसे कहा है कि 3 साढ़े 3 घंटे आप दे दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 क्या है, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है उसको आपको 2 दिन देने पड़ेंगे, 2 दिन में भी आपको 4-4 घंटे मैट्रिक्स को देने हैं। 2 दिन इसलिए बिकॉज पहले तो है आप लोगों को मैट्रिक्स समझने में टाइम लगेगा कि मैट्रिक्स को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। 2 ऑर्डर डेरिवेटिव और 3 ऑर्डर डेरिवेटिव, जनरली जो है वो 2 ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 2 मार्क्स तक में ही आता है, और जो हमारा लेंथी क्वेश्चन रहता है वो 3 ऑर्डर डेरिवेटिव में से आता है। तो आप लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है वो समझ लीजिए। आप लोग इसकी समरी देख लीजिएगा, मैंने जिस वीडियो अपलोड कर रखी है समरी वाली, उसमें अच्छे तरीके से देख लीजिए कि आपको इसमें क्या क्या पढ़ना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए इसमें जो है थोड़ी सी मुश्किल होती है बच्चों को, तो आप लोग उस तरीके के क्वेश्चन जो है वो मोर देन 4 कीजिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन कर लेंगे तो इनफ है। और मतलब समथिंग आप जिस हिसाब से मैंने समरी बताई है पूरा उस हिसाब से पैटर्न वाइज पढ़िएगा तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 दिन के अंदर अंदर आप अगर 4 घंटे भी दे रहे हैं तो ये मैट्रिक्स जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। अब आप देखिए चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स में जो है आपको 2 दिन देने हैं, इसमें भी आपको 4-4 घंटे देने पड़ेंगे, बिकॉज चैप्टर लेंदी है। तो ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा स्कोरिंग टफ नहीं है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर आप लोग समझ रहे होंगे तो बहुत ईजी चैप्टर्स हैं ये दोनों, और बहुत ज़्यादा नंबर गेन कराते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आपको ये चैप्टर्स तो 101% एक करेक्ट वे में आने चाहिए। ठीक है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट में क्या है, सबसे पहले प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चंस है, कोफैक्टर्स और माइनर किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं उसके बारे में ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको बताया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी में से आते हैं, जो कि मतलब 5 मार्क्स तक में आते हैं। तो इसलिए डिटर्मिनेंट जो है वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है और बहुत स्कोरिंग और ईजी चैप्टर है। तो इसमें से जो क्वेश्चंस हैं वो याद से आप लोग पढ़िएगा। ए इनवर्स वाली कोफैक्टर और फैक्टर किस तरीके से, कोफैक्टर्स और माइनर किस तरीके से फाइंड करते हैं, ये चीज़ें आपको पढ़नी है। और बेसिकली इसकी समरी आप लोग देख लीजिएगा, समरी के बिना आपको समझ में नहीं आएगा। और समरी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, आप लोग जैसे ही डालेंगे समरी फॉर डिटर्मिनेंट्स या फिर समरी फॉर पार्ट 1 जैसे ही आप लोग डालेंगे तो आपको साथ में ये भी लिख दीजिएगा कि स्टडी फॉर मैथ्स, तो आप लोग को मेरे चैनल दिख जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर जाके क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने समरी जो है वो काफ़ी अच्छे से बताई है और उसमें हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस भी किया है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को ज़रूर जाके देखिएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम चलते हैं चैप्टर 5 पे। चैप्टर 5 है हमारा
कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, इसको भी आपको 2 दिन देने हैं, 4.5 घंटे भी देंगे तो बहुत है। एक दिन में आप 4.5 घंटे दीजिए तो 2 दिन में आप लोग 9 घंटे दे देंगे, 9 घंटे इस चैप्टर के लिए इनफ है। तो देखिए आप किस तरीके से पढ़ेंगे। कंटिन्यूटी जो है वो तो 5.1 में ही है, उसके बाद कंटिन्यूटी का ज़्यादा यूज़ नहीं है। 5.1 के आप लोग 4 से 5 क्वेश्चन भी कर लेंगे तो आप लोग जो है पूरी कंटिन्यूटी को समझ लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, वैल्यू, यही सब फाइंड करने के लिए है। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को जाके समरी वाली वीडियो देखिए, उसके बाद मैंने हर एक चैप्टर की वीडियो अपलोड कर रखी है, तो आप लोग वहाँ से समझ लीजिएगा। कंटिन्यूटी को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है विद एग्जाम्पल। तो पहले आप लोग इंट्रोडक्शन देखिएगा, उसके बाद क्वेश्चंस को कीजिएगा। 4 क्वेश्चंस भी करेंगे ना तो बहुत हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 5.1 में मिनिममली आई थिंक 25+ क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग उसमें से अगर 6 to 8 क्वेश्चंस भी कर लेते हैं तो वो इनफ है। ठीक है, आपको समझना है बस कि कंटिन्यूटी होती क्या और उसको सॉल्व किस तरीके से करते हैं। पहले एक सिंपल वे में क्वेश्चन कीजिएगा, 2 क्वेश्चन सिंपल वाले कीजिएगा, 2 क्वेश्चन थोड़े टफ वाले, फिर उसके बाद जो 2 क्वेश्चन है वो मोस्ट जो टफ क्वेश्चन या फिर पैटर्न वाइज थोड़े दिखते हैं कि एग्जाम में आ सकते हैं, तो उस टाइप के कीजिएगा। ठीक है, वो आपको पढ़ने के हिसाब से समझ में आने लग जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हम आ जाते हैं डिफरेंशियबिलिटी पे। डिफरेंशियबिलिटी में जो है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इम्प्लिसिट फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस एंड इसके साथ साथ एक है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ये जो है इन सब के डेरिवेटिव्स है। सिर्फ और सिर्फ इसमें डिफरेंशिएशन है और कुछ भी नहीं है कि डिफरेंशिएट किस तरीके से करते हैं। डिफरेंशिएशन के ही ये टाइप्स हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शंस और मतलब इससे रिलेटेड जितने भी डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चन है ना वो इस डिफरेंशियबिलिटी में आएंगे। तो बहुत ईजी है ये भी, तो आप लोग प्लीज़ इसको जाके समझिएगा। अभी आप लोग जब सुन रहे होंगे तो आपको भले टफ लग रहा हो, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी जो है वो बहुत ईजी है, तो इसीलिए इसको भी जाके ध्यान से पढ़ना है। बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, 2 दिन के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो है इस ईजी चैप्टर से, इसलिए इनको आप इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब आप लोग देखिए चैप्टर नंबर 6, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है बच्चों को टफ लगता है, बिकॉज इसमें जो है क्वेश्चन थोड़े अटपटे होते हैं। अटपटे इन द सेंस ऑफ कि मतलब थोड़े थोड़े बच्चों को टफ लगता है। ये चैप्टर इतना टफ नहीं है, बट हाँ ये है कि डिफ़िकल्ट में इसको गिना जा सकता है। तो इसीलिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है वो आपको 3 दिन देना पड़ेगा। इसके लिए जो है आपको सिर्फ और सिर्फ समरी के हिसाब से पढ़ना है। समरी के अलावा कहीं से भी अपना माइंड यूज़ मत कीजिएगा कि अपने हिसाब से पढ़े। ये जो है समरी के हिसाब से पढ़ने जैसा ही चैप्टर है, बिकॉज ये टफ है। तो आप लोग जो है वो थोड़ा साइड में रख के ही पढ़ें, या तो आप ये कोशिश कीजिए कि पहले ईजी चैप्टर्स को कवर करें। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5 तक के जो चैप्टर्स है वो सबसे ज़्यादा ईजी चैप्टर हैं। तो 1 से 5 तक के चैप्टर में आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना ही नहीं है, सारे के सारे चैप्टर कवर करने हैं। ठीक है, 6 चैप्टर जो है वो बच्चों को टफ लगता है। एक तो हमारा 6 चैप्टर बच्चों को टफ लगता है, एक हमारा प्रोबेबिलिटी चैप्टर भी बच्चों को टफ लगता है, और एक इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो भी बच्चों को टफ लगता है। ये 3 चैप्टर ही हैं जो बच्चों को टफ लगते हैं जनरली, बाकी तो सारे के सारे चैप्टर इजी रहते हैं। बट हाँ, सॉल्यूशन लेंदी होने के कारण बच्चों को ये चैप्टर टफ लगते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है इसको आपको 3 दिन देने पड़ेंगे। और इसको पढ़ना किस तरीके से है वो समरी में मैंने आपको सारे टॉपिक्स दिए हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक आपको पढ़ना है। तो समरी देखने के बाद ही इसको पढ़िएगा। साथ ही साथ में ये जो चैप्टर्स हैं इनको अगर आप लोग पहले सैम्पल पेपर सॉल्व कर लीजिएगा। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद जो इस तरीके के चैप्टर्स होते हैं, जैसे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो आपको टफ लगते हैं जो चैप्टर्स, तो इस तरीके के चैप्टर्स में आपको क्या करना है, पहले आप लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करना है। सैम्पल पेपर में मार्क कर लेना है जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए, इस चैप्टर से रिलेटेड, और फिर लास्ट में वही जो क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जितने भी हमारे क्वेश्चन बुक में दिए गए हैं उनको आपको पढ़ना है। बाकी जो भी क्वेश्चन है उनको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सिर्फ जो एग्जाम में आते हैं उस तरीके के पैटर्न वाइज जो क्वेश्चन आपको दिखे तो वो 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए। तो आप लोग इस चैप्टर के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। एटलीस्ट इतना प्रिपेयर हो जाएंगे कि छोड़ के नहीं आएंगे, कुछ तो लिख के आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आप लोग इंटीग्रेशन में आपको क्या करना है। इंटीग्रेशन जो है आपके पूरे 3 दिन कंज्यूम करेगा। 3 दिन कंज्यूम करने का मीन्स ये है बिकॉज ये चैप्टर लेंदी है, टफ नहीं है, लेंदी है। इसके पैटर्न है, पैटर्न वाइज सॉल्व करते हैं इसको। इंटीग्रेशन को बिल्कुल भी टफ नहीं है, पैटर्न वाइज सॉल्व करने में बहुत ईजी है इंटीग्रेशन हमारा। तो 3 दिन में अगर आप लोग 5 घंटे भी दे रहे हैं तो इंटीग्रेशन चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 5 घंटे भी इसलिए बिकॉज चैप्टर लेंदी है और शुरुआत में करने में बच्चों को इंटीग्रेशन थोड़ा टफ लगता है बिकॉज उसके फॉर्मूले वगैरह थोड़ी ट्रिक्स वगैरह हो जाती है सडनली। तो इसीलिए इंटीग्रेशन में जो है वही चीज़ें बच्चों को टफ लगती है। बाकी आप लोग अगर इसकी समरी वगैरह देख लेंगे तो किस तरीके से क्या पढ़ना है वो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो 5 घंटे आपको देने हैं 3 दिन के अंदर अंदर। ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंदी है इसलिए इसको टाइम ज़्यादा चाहिए होगा, तो इसलिए आप लोग को जिस हिसाब से मैं टाइम देने को बोल रही हूँ उस हिसाब से आप लोग टाइम दीजिए। ये नहीं है कि 5 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है। 5 घंटे में से हर घंटे में 15 मिनट से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। उस ब्रेक में आप लोग कोई भी रिलैक्सिंग काम कर सकते हैं, या तो आपको बुक पढ़ने का शौक है तो बुक पढ़िए, अगर आपको गेम खेलने का शौक है तो कोई आउटर गेम खेलिए, आउटडोर गेम नहीं खेलना है तो कोई फ़ोन में भी कोई नॉर्मल सा गेम
पबजी वगैरह जैसे गेम नहीं खेलने हैं, बिकॉज वो टाइम कंज्यूम कर लेगा। कोई ऐसा गेम खेलना है जो आप 15 मिनट या 10 मिनट दे सके। नहीं तो आप लोगों के पास अगर पेट वगैरह है तो बहुत अच्छी बात है, उन लोगों के साथ खेलिए। उससे रिलैक्सिंग चीज़ जो है वो कहीं नहीं है इस दुनिया में। पेट जो है उनके साथ सबसे ज़्यादा रिलैक्स फील होता है बच्चों को। तो अगर आप लोगों के पास पेट्स वगैरह हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आप लोग कोई टीवी में कोई भी कार्टून वगैरह देख लीजिए, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट्स जो है उनको बिल्कुल ओपन करके नहीं देखना है। एग्जाम के टाइम पे आप लोग उसको बिल्कुल नेगलेक्ट कर दीजिए, बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। सिर्फ और सिर्फ रिलैक्सिंग टाइम मीन्स ये है, या तो पेरेंट्स से बात कीजिए, मस्ती कीजिए या कुछ भी कीजिए, लेकिन सोशल मीडिया अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाना है। स्पेशली इंस्टाग्राम पे रील वगैरह स्क्रॉल करने तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कोशिश करें या तो कोई कॉमेडी वाली चीज़ देखें, कोई कार्टून वाली चीज़ देखें, या कुछ भी रिलैक्स के लिए आप लोग अपने हिसाब से टाइम दीजिए। या किसी से दोस्तों वगैरह से या किसी से बात करने में अच्छा लगता है तो उस चीज़ को भी आप 15 मिनट दे सकते हैं। बट ये याद रखिए कि आप लोगों को सोशल मीडिया अकाउंट में बिल्कुल नहीं जाना है इन 15 मिनट में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया कि रिलैक्स किस तरीके से किया जाता है। अब इंटीग्रेशन आपका हो गया। अब आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स जो है वो पूरा का पूरा आपका इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। इंटीग्रेशन का एक पार्ट है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ याद रखिए कि आप लोगों को अगर इंटीग्रेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो एक दिन का भी नहीं है। आप आधा दिन मतलब 4 घंटे में से 2 घंटे भी देंगे तो आपका इंटीग्रेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन को आपको समझने की ज़रूरत है। इंटीग्रेशन अगर आपको 100% आता है तो ये जो है इंटीग्रेशन का 20 to 40% ही है, तो ये आपको काफ़ी ईजिली समझ में आ जाएगा। अगर आप इसको एक दिन में 4 घंटे भी दे रहे हैं तो ये आपका चैप्टर अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो पूरा का पूरा रिलेट करता है हमारी डिफरेंशियल जो हमारी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो है इसी से रिलेट करता है हमारा डिफरेंशिएशन। बस अंतर ये है कि वहाँ पे जो है बिल्कुल ईजी वे में डिफरेंशिएशन हो रहा था, यहाँ पे जो है थोड़ी ट्रिक्स आएंगी। यहाँ पे इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन मिलके होगा, तो इसीलिए जो है डिफरेंशिएशन जो है वो इंटीग्रेशन का बिल्कुल अपोजिट है। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो काफ़ी लेंदी एक्सपांड करके है, तो है तो ईजी बट थोड़ी थोड़ी जो है इसमें थोड़ा इंटीग्रेशन पैटर्न भी ऐड हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बच्चों को टफ लगता है। तो 2 दिन आप इस चैप्टर को दीजिए, 5-5 घंटे आप लोग पढ़िए इस चैप्टर को। पूरे दिन में आप लोग अपना एक्टिव टाइम कंज्यूम कर लीजिए कि कौन सा आपका एक्टिव टाइम है, उसमें आप लोग पूरा कंज्यूम करिए चैप्टर को। और कोशिश कीजिए कि आप लोग 5 घंटे में से मिनिममली सिर्फ 15 मिनट का ही रेस्ट लीजिए। उसके अलावा जो है आपको स्टडी जो है कंटिन्यू करनी है, जिसके कारण से आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कंप्लीट हो सके, ठीक है। बिकॉज इसमें फॉर्मूले वगैरह है, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन में फॉर्मूले ज़्यादा हैं, फॉर्मूले के हिसाब से क्वेश्चंस होते हैं, तो इसलिए फॉर्मूले को रटने की ज़रूरत नहीं है। जिस क्वेश्चन में जिस हिसाब से फॉर्मूला आ रहा है तो हमेशा साइड में लिखिए, यहाँ पे आंसर सॉल्व कीजिए और यहाँ पे आप लोग क्वेश्चन के फॉर्मूले जो भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो रहा है उसका फॉर्मूला आपको साइड में लिखते जाना है और फॉर्मूले को सॉल्व करना है, तभी जाके आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट होगा, चैप्टर कंप्लीट होगा। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा भी जो है एक दिन का चैप्टर है हमारा, एक दिन के अंदर अंदर वेक्टर अलजेब्रा हो जाएगा। 4.5 से 5 घंटे भी अगर आप लोग दे रहे हैं तो इनफ है, बिकॉज वेक्टर अलजेब्रा जो है वो बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा। बस इसमें कैलकुलेशन वगैरह पे ध्यान देना है, फॉर्मूले हैं इसके छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, बहुत टफ भी नहीं है, मिनिममली छोटे मोटे फॉर्मूले हैं, बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर। तो स्कोरिंग चैप्टर माना जाता है, बच्चों को काफ़ी ईजी लगता है। तो वेक्टर जो है वो आपको एक दिन के लिए ही है, तो इसमें 5 घंटे भी, 4 से 5 घंटे भी दे देंगे तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो वेक्टर समझ में आ गया। अब हम देखते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है वो वेक्टर से रिलेटेड ही है। जिस तरीके से वेक्टर है, अगर आप लोग को वेक्टर 100% समझ में आ गया तो ये जो है उसका 50 to 60% है, पूरा का पूरा वेक्टर से रिलेट करके बना हुआ है ये। तो ये चैप्टर को भी आप एक दिन दीजिए, 5 घंटे पढ़िए, अपने आप पूरा का पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। और चैप्टर स्टार्ट करने से पहले जो समरी मैंने आप लोगों को लिखवाई है वो समरी आप लोग प्लीज़ ध्यान से देखिए, उसकी सेपरेट वीडियो बना के अपलोड की गई है, तो आप लोग नेट पे डालेंगे तो आप लोग को इसकी वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है हमारा वो बच्चों को टफ लगता है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर इसलिए बच्चों को टफ लगता है बिकॉज इसमें जो है सबसे मेन चीज़ है वो है इसकी लैंग्वेज। बिकॉज क्वेश्चंस इसके बहुत बड़े बड़े रहते हैं, सॉल्यूशन इतने लंबे नहीं होते, लेकिन इसका जो क्वेश्चन रहता है ना वो इतना लॉन्ग रहता है कि बच्चे पढ़ पढ़ के थक जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि स्टार्टिंग में क्या बोला था, एंड में आके क्या पूछ रहा है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग में। टफ नहीं है, सॉल्यूशन ईजी है, लेकिन इसकी लैंग्वेज बहुत ख़राब रहती है। ये जो है ना इतनी ज़्यादा हैवी लैंग्वेज में इसका डिस्क्रिप्शन रहता है कि बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं।
हैं, बिकॉज वो कंफ्यूज होने जैसे क्वेश्चन ही देते हैं। हमने भी पढ़ी है क्लास 12, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि वो कंफ्यूज करने जैसे ही क्वेश्चन देते हैं जान करके, कि लैंग्वेज में स्टार्टिंग में कुछ और लिखेंगे, फिर लास्ट में कुछ और पूछेंगे, बीच में पता नहीं क्या इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन देते हैं, जैसे कि जैसे आप लोग किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं, इस तरह की फीलिंग आती है इस चैप्टर के क्वेश्चंस पढ़ते हुए। तो ये चैप्टर जो है वो आपके 2 दिन पूरे के पूरे 2 दिन आपके एक्सेप्ट कर लेगा ये। तो इसीलिए आपको इस चैप्टर में 5 घंटे देने हैं। 5 घंटे में भी आप लोग एक चीज़ याद रखिए, इस चैप्टर में जो है फॉर्मूले जर्नली नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले बिल्कुल भी नहीं है, फालतू की कोई फॉर्मूले नहीं है, लेकिन इसमें जो है सबसे मेन चीज़ है वो है इसकी लैंग्वेज। अगर आप लोग इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई तो ये चैप्टर बहुत ईजी है। अगर आपको इसकी लैंग्वेज टफ लगी तो ये चैप्टर सबसे मुश्किल है, ऐसा है ये चैप्टर, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ है इसकी लैंग्वेज, बिकॉज इसके क्वेश्चन जो है वो बहुत लॉन्ग रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग को इसकी लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, कहाँ पे किस तरीके से पैटर्न बन रहा है, बिकॉज इसकी लैंग्वेज के हिसाब से हमारी इक्वेशन बनती है, और इक्वेशन के हिसाब से हमारा लेस देन मोर देन आता है, और उसी के बाद हमारा ग्राफ बनता है, ठीक है। तो इसमें जो है मेन चीज़ है हमारी ग्राफ से पहले हमको इसकी लैंग्वेज बनानी पड़ती है। लैंग्वेज बनाने के लिए हम मतलब इसकी लैंग्वेज के हिसाब से हमको इक्वेशन बनानी पड़ती है, और इक्वेशन के लिए हमको इसकी लैंग्वेज का समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई ये पूरे 2 दिन आपके कंज्यूम करेगी। 2 दिन में 5 घंटे दीजिए, बहुत है इसके लिए, ठीक है। इसमें सबसे मेन चीज़ जो है वो लैंग्वेज है, फॉर्मूले वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमारा लास्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके 2 दिन कंज्यूम कर लेगा, पूरे की पूरे 5 घंटे आपको इसको देने हैं। प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीज़ है वो आप समझ लीजिए। प्रोबेबिलिटी जो है वो पूरी की पूरी लैंग्वेज बेस्ड है। इसमें भी लैंग्वेज बेस्ड इसलिए है बिकॉज यहाँ पे आप लोग को इस तरीके से बोला जाएगा कि किसी एक बच्चा है जिसने एक बैग में 8 बॉल्स थी, उसमें से आपकी 3 बॉल्स आपकी विड्रॉ कर ली गई हैं, या फिर मतलब कार्ड जो है वो कोई एक कार्ड जो है वो गुम गया है, या फिर मतलब ऐसे मतलब अजीब अजीब करके क्वेश्चंस दिए जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। बट इसमें ये चीज़ है कि आप लोगों को ना अगर एक बार इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना तो उसके क्वेश्चन बहुत ईजी लगते हैं बच्चों को। तो प्रोबेबिलिटी जो है 80% बच्चों को काफ़ी ईजी लगती है, बट 20% बच्चों को टफ लगती है। तो वो इसलिए होती है क्योंकि हमको लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो अगर आप लोगों को प्रोबेबिलिटी चैप्टर में भी कोई डाउट रहता है किस तरीके से पढ़ना है उसके बारे में, तो समरी देख लीजिए। समरी में किस तरीके से पढ़ा जाता है उसका पूरा का पूरा पैटर्न मैंने दिया हुआ है। साथ ही साथ में एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा करके आते हैं उन चीज़ों पे आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाकी क्वेश्चंस को नेगलेक्ट कर दीजिए। किस तरीके के किस पैटर्न में क्वेश्चन आ रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ हो रही है, ठीक है, उस तरीके क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी से मैच कीजिए। सैम्पल पेपर जो है हमारे उस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे प्रोबेबिलिटी के, उसको जो है आप लोग चैप्टर के साथ मैच कीजिए एनसीईआरटी की बुक के साथ। तो आप लोग को धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा कि आपको एक्जैक्टली पढ़ना क्या है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी जो है वो लैंग्वेज बेस्ड रहती है। लैंग्वेज अगर आप लोग को समझ में आने लग जाए तो आप लोग क्वेश्चन बहुत ईजी रहता है। सॉल्यूशन जो है प्रोबेबिलिटी में हर एक चैप्टर का एकदम सेम पैटर्न है, तो इसीलिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ जो है इन दोनों चैप्टर में लैंग्वेज की ही रहती है, उसके अलावा ये दोनों के दोनों चैप्टर्स जो है वो बहुत ईजी है। सॉल्यूशन वाइज ये ईजी है, लेकिन इनकी लैंग्वेज के कारण बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको 2 दिन दीजिए, 5 घंटे दोनों दिन पढ़िएगा। लैंग्वेज को ध्यान से समझिए, क्वेश्चंस को कोशिश कीजिए कि टफ क्वेश्चंस को आप लोग लें और करें क्वेश्चंस को। इजी चैप्टर्स को मतलब अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपने 2 कर लिए, तो आप ये 10 क्वेश्चन भी अगर इस तरीके के आए तो आप कर देंगे, तो फिर आप लोग को उससे ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करने। लेंदी क्वेश्चंस को देखिए कि लेंदी क्वेश्चंस मीन्स जिसकी लैंग्वेज लेंदी हो, ठीक है। क्वेश्चन लेंदी नहीं रहेंगे प्रोबेबिलिटी और हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग के, बट यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन लेंदी रहते हैं। क्वेश्चन जो है आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए आपको मेन फोकस रखना है इसकी लैंग्वेज पे, लैंग्वेज समझने की कोशिश करनी है, तो चैप्टर जो है वो बहुत ईजी पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। आपके देखिए आपके 1 से लेकर 13 चैप्टर्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 23 दिन के अंदर। 23 दिन के अंदर आप 1 से लेकर 13 चैप्टर कंटिन्यूली अगर आप लोग पढ़ रहे हैं जिस तरीके से मैंने समझाया है, तो 23 दिन के अंदर अंदर आप पूरे के पूरे चैप्टर कंप्लीट कर ले रहे हैं। देख लीजिए आप, ठीक है। तो यहाँ तक तो अब कोई डाउट नहीं होगा। आप मैंने किस तरीके से पढ़ना है ये समझा दिया आपको। समरी जो है मैंने अपलोड कर रखी है अपने चैनल पर, समरी जाके देख लीजिएगा। और कोई भी डाउट है तो वहाँ कमेंट सेक्शन है, आप लोग वहाँ पर जाके पूछ सकते हैं मेरे से। यहाँ पर भी जो ये वीडियो अपलोड हो रही है यहाँ पर भी आप लोग को कोई डाउट है तो आप लोग ज़रूर पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को हर चीज़ का आंसर मिलेगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया किस तरीके से आप लोग को पढ़ना है। अब देखिए आप लोग को जब ये पढ़ लेंगे उसके बाद आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि आपको कौन सा चैप्टर इजी लग रहा है, कौन सा चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है। जो चैप्टर इजी लग रहा है उसको तो आपको 101% इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि उस चैप्टर में से कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आपको इसमें से मार्क्स नहीं कटने चाहिए, 1 मार्क्स भी नहीं कटना चाहिए। इतना अच्छे से आपको अपने ईजी चैप्टर्स को बिल्कुल परफेक्टली याद कर लेना है। याद कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग रट के जाएंगे। याद करने का मीन्स ये है कि इतने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए, कितना पक्का हो जाए
कि उसमें से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप लोगों के मार्क्स ना कटें, इसको हम कहते हैं याद कर लेना। ओके। एंड डिफ़िकल्ट चैप्टर्स देखिए, डिफ़िकल्ट चैप्टर्स जो है जनरली बच्चों को हमें लगते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी और फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन। ये 4 चैप्टर जो है वो बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं। उसके अलावा जो है सारे के सारे चैप्टर ईजी ही लगते हैं, स्कोरिंग रहते हैं इसलिए, और ईजी भी रहते हैं वो। ये चैप्टर इसलिए टफ लगते हैं क्योंकि कुछ ना कुछ इसमें फॉर्मूले ज़्यादा हो जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी लैंग्वेज काफ़ी बच्चों को ट्रिक कर देती है कि मतलब किस तरीके से सॉल्व होंगे, तो इसलिए बच्चों को ये टफ लगते हैं। अगर आप लोगों को भी वही चैप्टर्स टफ लगते हैं तो टफ चैप्टर्स की अलग से लिस्ट बनाइए, उसके बाद उनको जो है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उन चैप्टर्स को ध्यान से अलग से, जो आपके डिफ़िकल्ट चैप्टर्स हैं, जब आप लोग सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे तो जितने भी आपके इजी क्वेश्चंस या इजी चैप्टर्स जो थे उसमें से सैम्पल पेपर में कोई सा भी क्वेश्चन आता, कोई सा भी, तो वो आपके 101% सॉल्व होने चाहिए और बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, ठीक है, सैम्पल पेपर में से। अब आप बात आती है डिफ़िकल्ट चैप्टर्स की, तो जो डिफ़िकल्ट चैप्टर के क्वेश्चन अगर आपके सैम्पल पेपर में आते हैं तो उनको आप लोग मार्क कर लीजिए, ठीक है, रेड पेन से, येलो पेन से, जिस भी पेन से आपको उसको मार्क करना है तो आप लोग उसको मार्क कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको उन क्वेश्चन को ना लिखना है, किसी भी कॉपी में आपको उन सारे क्वेश्चंस को लिखना है, फिर उनके सॉल्यूशंस लिखने हैं। सॉल्यूशंस वगैरह आजकल नेट पे, यूट्यूब पे हर जगह अपलोडेड है, तो आप लोग जो है उसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन अब आपको मिल गया, क्वेश्चन अब आपके पास है। अब आपको क्या करना है, एनसीईआरटी बुक से जो है आपको मैचेबल करना है और देखना है कि किस किस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके सैम्पल पेपर में गिवन है। उसी पैटर्न के क्वेश्चन को आपके अपने एक्सरसाइज में से, आपको अपने चैप्टर में से उसी टाइप के क्वेश्चंस को कवर करना है और लिखना है। सारे चैप्टर्स को कवर करने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को, उन्हीं चैप्टर में से उस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर कीजिए जिस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस जो है आपके सैम्पल पेपर में आए हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको समझ में आ गया कि आपको डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के साथ क्या करना है। डिफ़िकल्ट चैप्टर्स के साथ आपको यही करना है कि आप लोग डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को बार बार पढ़ने की गलती मत कीजिए। सैम्पल पेपर में जिस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में से, तो किस एक्सरसाइज में कौन से सैम्पल पेपर में से किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग 2 बार, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आप लोग कर ले रहे हैं उस पैटर्न में, तो आप लोग जो है बिल्कुल रेडी हैं डिफ़िकल्ट चैप्टर्स में से भी क्वेश्चंस करने के लिए। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप लोग को क्या करना है, ये चीज़ करने के लिए आपको 1 दिन मान लो लग जाएगा, ये चीज़ करने के लिए आपको 1 दिन लग जाएगा। इसके बाद आप लोग ध्यान दीजिए, ये हो गया आपके 24 दिन का पूरा यहाँ से यहाँ तक का 24 दिन का पैटर्न आपका फिक्स्ड हो गया। अब आप देखिए 25th और 26th डे आपको क्या करना है, सॉल्विंग द सैम्पल पेपर। आपको सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना है, तो सैम्पल पेपर तो आप लोग तभी सॉल्व करेंगे ना, सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद ही आप लोग ईजी एंड टफ चैप्टर को सेपरेट कर, टफ चैप्टर्स को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ईजी चैप्टर्स तो आपने अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं। एक बार रिविजन कर लीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को सैम्पल पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। रिविजन करिए ईजी चैप्टर का बहुत अच्छे तरीके से, उसके बाद ही आप लोग सैम्पल पेपर कवर कर पाएंगे। सैम्पल पेपर कवर करने के बाद उसी में से आप लोग को टफ चैप्टर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो मैंने आपको भी बता ही दिया है। अब सिर्फ और सिर्फ इजी क्वेश्चंस को आपको कवर करना है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसी हिसाब से आपको टफ चैप्टर में से क्वेश्चंस जो रहते हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो इसलिए ज़्यादा पेपर सॉल्व कीजिए। तो इसलिए मिनिममली आप लोग, मिनिमम या मैक्सिमम जितना भी आपकी जिस हिसाब से एबिलिटी है, अगर आप लोग 2 पेपर सॉल्व करने ही इनफ मानते तो 2 सॉल्व कर लीजिए। अगर 5 मानते तो वो वेरी गुड है, बिकॉज 5 अगर सैम्पल पेपर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 100% गारंटी हो जाती है कि आपको पेपर का पैटर्न समझ में आ चुका है और उस हिसाब से आपकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए अगर आप लोग मेरी माने तो 5 पेपर को सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज इजी क्वेश्चंस को भी आप ज़्यादा कर पाएंगे और आपको टफ चैप्टर्स जो रहते हैं उसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोग उसको कवर कर पाएंगे। तो ये चीज़ जो है आपकी 2 दिन पूरे 2 दिन पूरे आपके कंप्लीट हो जाएंगे इस चीज़ में। फिर आप लोग देखिए आपको क्या करना है, एक लास्ट थिंग जिसके कारण से आपको ये पता चल जाए कि आप किस लेवल तक समझ चुके हैं, किस लेवल तक पढ़ चुके हैं और कितनी गारंटी है आपके नंबर कंज्यूम करने की, कितने नंबर आप लोग लेके आ सकते हैं एग्जाम में। इस चीज़ की गारंटी आप लोगों को खुद हो जाए, इस चीज़ के लिए आपको क्या करना है, सॉल्विंग द पेपर विदाउट एनी हेल्प। आपको बिना किसी हेल्प के, जब आप लोग डिफ़िकल्ट चैप्टर के भी क्वेश्चंस ये सैम्पल पेपर की हेल्प से डिफ़िकल्ट जो चैप्टर्स हैं आपके उसको आप लोग कवर कर लेंगे, तब आपको 100% गारंटी हो जाएगी कि आप लोग ईजी और डिफ़िकल्ट चैप्टर को मिला के किस तरीके से सैम्पल पेपर सॉल्व कर सकते हैं। तो एक सैम्पल पेपर जो है आपको बिना किसी भी हेल्प के, बिना किसी भी सॉल्यूशन को देखे खुद से एक पेपर सॉल्व करना है और खुद से चेक करना है और देखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गया, यही सबसे लास्ट स्टेप है। जब आप लोग इजी और डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, उसके बाद एक लास्ट सैम्पल पेपर सॉल्व कीजिएगा और उस सैम्पल पेपर को बिना किसी भी हेल्प के सॉल्व करना है और खुद को नंबर दीजिए और बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोग कितने नंबर गेन कर पा रहे हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मैं वेट करूँगी आप लोग के रिप्लाई का, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि लास्ट जो क्वेश्चन पेपर आप लोग सॉल्व
कर रहे हैं उसके कितने नंबर होंगे। सैम्पल पेपर सॉल्व करने के बाद आप लोग प्लीज़ अपने मार्क्स जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने जब खुद से कॉपी चेक करी तो आप लोगों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन करे हैं, और ये जो वीडियो है वो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही है उसके बारे में भी अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं वेट करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।